तो इसमें देखो एक्चुअली हम लोग को डिटेल में यहाँ पे करना है हम लोगों को, इसलिए चैप्टर का नेम ही स्टेट्स ऑफ मैटर है। ठीक है, तो जो हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में अभी तक 3 स्टेट ऑफ मैटर डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उन तीनों में डिफरेंस तो हम लोग को पता ही है। और भी 2 स्टेट ऑफ मैटर हो चुके हैं, कौन कौन सा है? 4th और 5th, बताओ। 4th और 5th स्टेट ऑफ मैटर। Plasma and Bose-Einstein Both condensate. Einstein. प्लाज्मा है 4th और 5th क्या है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। Condensate. बीएससी पढ़े होगे ना ये सारे चीज। Yes, sir. हाँ, लेकिन डिटेल में हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस को ही पढ़ते हैं। और इस चैप्टर में डिफरेंस तो पता ही होगा तीनों में, सॉलिड, लिक्विड और गैस में तीनों में डिफरेंस क्या है, उन सब चीजों में नहीं जा रहे हैं हम, वो 9th में तुम लोग पढ़े होगे, 9th 10th में। यहाँ पे हम लोग मोस्टली गैसियस स्टेट को डिटेल में पढ़ेंगे, गैस के बारे में डिटेल में करना है। तो देखो गैस जो होता है उसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं गैसियस स्टेट के, जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उसमें क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा या स्ट्रांग होता है गैस में? वीक होता है। वीक। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सबसे वीक होता है इसमें। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे ज्यादा हाई होगा इसमें। गैसेस का शेप जो होता है वो शेप भी फिक्स्ड नहीं होता है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं होता है। जिस कंटेनर में रखोगे वो, मतलब जिस कंटेनर में रखोगे वो तो उसका शेप ले ही लेगा, और वॉल्यूम मतलब जितना भी वॉल्यूम उसको दोगे वो सारा वॉल्यूम ले लेगा। तो इसका ना तो शेप फिक्स्ड है ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड है। और गैसेस का कॉम्प्रेसिबिलिटी एक हम लोग बात करते हैं, तो गैसेस जो होते हैं वो हाईली कॉम्प्रेसिबल होते हैं, क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि वो आसानी से कॉम्प्रेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कुछ बेसिक गैसियस स्टेट का फीचर्स है, ये सब ऑलरेडी तुम लोग पहले से पढ़े होगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअली हम लोग गैस जो पढ़ेंगे, गैसेस जो होते हैं ना ये 2 टाइप्स के होते हैं। अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ एक होता है आइडियल गैस, दोनों के बारे में डिटेल में करना है हमको, और दूसरा होता है रियल गैस। ठीक है, तो आइडियल और रियल इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो सब चीज भी हम लोग आगे देखेंगे। अभी फिलहाल जो भी गैस हम लोग एज्यूम करते हैं, देखो सेम गैस जो है वो आइडियल की तरह भी बिहेव कर सकता है और रियल की तरह भी बिहेव कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आइडियल गैस का एग्जांपल अलग होता है और रियल गैस का एग्जांपल अलग है, वैसा कुछ नहीं है। कोई भी गैस है वो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक भी शो कर सकता है और रियल कैरेक्टरिस्टिक भी शो कर सकता है, बस कंडीशंस में फर्क हो। क्या क्या होता है? क्या चीज? क्राइटेरिया आइडियल है कि रियल है? हाँ वो हम लोग करेंगे, वो कंडीशंस में ही सिर्फ फर्क होता है कि अगर हम लोग कंडीशन, सर्टेन कंडीशंस अगर चेंज कर दें तो वही सारा गैस, जो कोई भी एक गैस है उसको आइडियल की तरह बिहेव करा सकते हैं और रियल की तरह भी। तो जैसे होता है कंडीशंस में आते हैं, जैसे प्रेशर चेंज करने पे होता है, वॉल्यूम चेंज करने पे होता है, टेम्परेचर चेंज करने पे होता है। तो ये सारे कंडीशंस को अगर हम लोग चेंज कर दें तो सेम गैस को आइडियल और रियल दोनों की तरह बिहेव कराया जा सकता है। कोई भी देखो आइडियल होता है कि आइडियल के केस में किसी भी गैस को आइडियल अगर एज्यूम करना है तो उसमें 2 एजम्पशंस हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, वो सारा चीज डिफरेंस में हम लोग देखेंगे, अभी बता देते हैं जस्ट ऐसा ही। एजम्पशन ये होता है कि आइडियल गैस के केस में हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि गैस के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, 2 मॉलिक्यूल्स अगर गैस के हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो आइडियल अगर एज्यूम कर रहे हैं हम लोग किसी गैस को, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बिल्कुल 0 हम लोग एज्यूम करते हैं। ठीक है, मतलब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल हम लोग एज्यूम करते हैं। तो वो आइडियल गैस का एक एजम्पशन हुआ। और दूसरा एजम्पशन ये हुआ कि आइडियल गैस का सेकंड एजम्पशन ये होता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जैसे मान लो इस कंटेनर में हम लोग, जैसे ये क्लोज्ड कंटेनर है, ठीक है, तो इस क्लोज्ड कंटेनर में कुछ मान लो नाइट्रोजन गैस भरा हुआ है, ठीक है, या हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है, H2 गैस। तो यहाँ पे देखो इस कंटेनर का वॉल्यूम एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, वॉल्यूम V है। तो यहाँ पे अगर तुमसे पूछा जाए कि वॉल्यूम ऑफ गैस क्या लिखोगे, जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही V ले लेते हैं। तो ये आइडियल के केस में हम लोग ये एज्यूम करते हैं। एक्चुअल में जो वॉल्यूम हम लोग लिखते हैं ना, आइडियल गैस का एक इक्वेशन होता है, ये तुम लोग पहले पढ़े होगे, ये तुम लोग को उसमें भी बताया होगा, मोल कॉन्सेप्ट में बताया गया है ना, PV = nRT के बारे में। वाला यस सर।
ये आइडियल गैस का इक्वेशन होता है, ठीक है। तो आइडियल गैस के इक्वेशन में यहाँ सारा चीज पढ़े होगे। P होता है प्रेशर होता है, V होता है वॉल्यूम होता है, N होता है नंबर ऑफ मोल्स, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T होता है टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ एक्चुअली P तो होता है प्रेशर, जितना गैस प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा अंदर वो प्रेशर एज्यूम करते हैं हम लोग। V जो लेते हैं यहाँ पे, ये V यहाँ पे लिया जाता है अवेलेबल वॉल्यूम, मतलब गैस के लिए कितना अवेलेबल वॉल्यूम है वो फ्रीली मूव करने के लिए। समझ में आ रहा है? ये जो V लिया जाता है ना, ये टोटल वॉल्यूम अवेलेबल फॉर गैसियस मॉलिक्यूल्स टू मूव, गैस मॉलिक्यूल्स के लिए कितना फ्री वॉल्यूम अवेलेबल है मूव करने के लिए, वो वॉल्यूम लिया जाता है यहाँ पे। तो आइडियल गैस के केस में हम लोग लेते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है वही हम लोग गैस का भी फ्री वॉल्यूम हम लोग वही एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। क्या नेग्लेक्ट कर रहे हैं? कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं उसका भी तो कुछ वॉल्यूम होगा ना। गैस का मॉलिक्यूल्स का तो भी तो कुछ वॉल्यूम है। ये सारे गैस मॉलिक्यूल्स अगर हैं वहां पे, तो गैस के मॉलिक्यूल्स भी कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर ही रहे होंगे। तो ये तो फ्री वॉल्यूम नहीं है ना। जो गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा वो तो उतना वॉल्यूम तो फ्री नहीं होगा। उस वॉल्यूम में तो गैस के मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगर फ्री वॉल्यूम तुमसे पूछा जाए कि अगर रियल में फ्री वॉल्यूम कितना है, तो वो क्या करेंगे हम लोग? गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो टोटल मॉलिक्यूल्स मिलके जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे हैं उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किससे? टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी तो वो फ्री वॉल्यूम आएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे देखो, जब आइडियल गैस का सिनेरियो कंसिडर करते हैं तो उसमें हम लोग वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को ही हम लोग वॉल्यूम ऑक्युपाइड या फ्री वॉल्यूम ऑफ गैस वो एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या एजम्पशन हम लोग लिए हैं कि ये जो एजम्पशन लेते हैं, दूसरा एजम्पशन कि वॉल्यूम जो है गैस मॉलिक्यूल्स का वो भी हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ठीक है। कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स उसको भी हम लोग नेग्लिजिबल एज्यूम करते हैं। तो दो एजम्पशन लिया जाता है। अगर किसी भी गैस को आइडियल गैस बना रहे हैं या आइडियल गैस मान रहे हैं हम, तो वहाँ पे दो एजम्पशन लेना है। पहला एजम्पशन वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स वो नेग्लिजिबल कंसिडर करना है तुमको, और दूसरा एजम्पशन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी बिल्कुल जीरो तुमको एज्यूम करना है, नेग्लिजिबल के बराबर, ठीक है। तो ये दो एजम्पशंस अगर कंसिडर करोगे तो वो आइडियल गैस कहलाएगा, ठीक है। और हम कंडीशंस के बेसिस पे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं रियल और आइडियल में, वो हम लोग जहाँ पे रियल गैस का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग आइडियल गैस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। रियल गैसेस का टॉपिक जहाँ पे आएगा, आइडियल गैसेस कंप्लीट करने के बाद रियल गैसेस पे जाएंगे, तो वहाँ पे कंडीशंस के बेसिस पे देखेंगे कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, ठीक है। तो दो एजम्पशन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। क्या क्या एजम्पशन लिया जाता है? पहला कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या लेना है बताओ? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये क्या एज्यूम करना है आइडियल Zero. गैस के केस में? इज नेग्लिजिबल, Zero. ठीक है। पहला ये assumption हो गया। और दूसरा assumption ये हम लोग assume कर लेते हैं कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ये क्या होगा? इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर के रेस्पेक्ट में जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स है वो नेग्लिजिबल एज्यूम किया जाता है, ठीक है। तो जो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर होगा उसके रेस्पेक्ट में जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल है वो नेग्लिजिबल है, मतलब उसके रेस्पेक्ट में उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो इसलिए जो एक्चुअल फ्री वॉल्यूम है वो हम लोग वॉल्यूम ऑफ कंटेनर वहां पे एज्यूम कर सकते हैं। ये दो एजम्पशन लिया जाता है किसके केस में? आइडियल गैस के केस में, ठीक है। अब यहाँ देखो आइडियल गैस के इक्वेशन को हम लोग डिटेल से देख रहे हैं। आइडियल गैस के इक्वेशन में, अरे क्या हो रहा है, एक मिनट रुको। स्क्रीन दिख रहा है क्या तुम लोगों को?
हेलो, यस सर, एक मिनट। दिख रहा है सर। हम्म, एक मिनट रुकना। चलिए, हाँ ठीक है, चलो दिख रहा है ना अभी? यस सर। चलो, अब आइडियल गैस इक्वेशन को हम लोग डिटेल में देखते हैं क्या क्या यूनिट्स हो सकते हैं, ठीक है इसके। तो आइडियल गैस इक्वेशन में जे चलो ठीक है। चलो यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पी क्या डिनोट करता है, पी यहाँ पे क्या है, पी होता है प्रेशर ऑफ द गैस या प्रेशर exerted by the गैस। ऐसे दिख रहा है क्या तुम लोगों को? यस सर, दिख रहा है। एक मिनट, ये मूव क्यों नहीं कर रहा? चलो ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज ऐड कर देंगे। चलो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, ठीक है, पी होता है। तो पी के क्या क्या यूनिट्स हो सकते हैं बताओ तो? प्रेशर का यूनिट्स क्या क्या हो सकता है? कौन कौन सा यूनिट पास्कल, तुम लोग पढ़े हो? एटीएम, हाँ, तो प्रेशर का जो टार, एसआई यूनिट होता है उसको हम लोग पास्कल बोलते हैं, ठीक है। या फिर प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यही होता है। एरिया। तो यहाँ पे फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन और एरिया का एसआई यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो इसलिए प्रेशर को जो है ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोला जाता है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, ये दोनों सेम चीज है, ठीक है। या तो न्यूटन पर, ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को 1 पास्कल भी बोला जाता है। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग पी ए से, पास्कल को डिनोट करते हैं पी ए से। ये ऊपर नीचे मूव क्यों नहीं कर रहा? चलो छोड़ो, ये हम नेक्स्ट पेज इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है, दोनों भेज देंगे। सर वो वाला मैं लास्ट लाइन छूट गया लिखना। क्या चीज? वो वाला पेज में एक लाइन लास्ट वाला छूट गया था लिखना। ठीक है, वो भेज देंगे हम। एक्चुअली इसमें मूव कर नहीं रहा है, छोड़, दूसरा खोलना हो। ठीक है, ये वाला हम नोट्स राइटर में देख लेते हैं। ये दिख रहा है क्या, स्क्रीन दिख रहा है ये तुम लोगों को? यस सर। ये विजिबल है ना, या नहीं है बताओ? यस सर। हाँ। चलो, चलो ठीक है, इसी में हम कर लेते हैं, ये वाला सेंड कर देंगे, वो एक्चुअली मूव नहीं कर रहा है। चलो, यहाँ पे प्रेशर के यूनिट्स हम लोग देख रहे थे, ठीक है। यूनिट्स ऑफ प्रेशर, तो सबसे पहला यूनिट हम लोग क्या देखे थे बताओ? पहला था पास्कल, ठीक है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को 1 पास्कल भी बोला जाता है, ठीक है। पास्कल को डिनोट करते हैं पी ए से। और दूसरा यूनिट बताओ तो? एटीएम, हाँ, एटीएम। तो 1 एटीएम कितने पास्कल के बराबर होता है, या कितने न्यूटन मीटर पर स्क्वायर बताओ?
1 एटीएम एग्जैक्टली अगर हम लोग बोले तो ये एग्जैक्ट होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल दोनों सेम चीज है। और दूसरा यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर, HG सेंटीमीटर। प्रेशर का यूनिट। एक सुने होगा बार भी होता है, 1 बार। तो 1 बार का वैल्यू जो होता है ना, ये है 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये 1 बार है। या फिर इसको 1 इंटू 10⁵ पास्कल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से एक रिलेशन निकाल सकते हो एटीएम और बार में। क्या रिलेशन आएगा बताओ तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों को यूज करके एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि 1 एटीएम इज इक्वल टू, ये कितने बार के बराबर आ गया? सॉरी, 1.013 बार के बराबर आ गया, बताओ, है ना? यस सर। हेलो। तो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली तो सेम नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग नियरली 1 एटीएम और 1 बार को ये नियरली सेम एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन में कहीं पे अगर दिख रहा है तो वो नियरली दोनों को बराबर एज्यूम कर सकते हो ये। ठीक है, तो ये प्रेशर के यूनिट्स हो गए। बहुत जगह देखोगे 780 mm ऑफ HG भी होता है प्रेशर का यूनिट, सुने हो? mm ऑफ HG में यस सर। कितना होता है? सर टेम्परेचर कितना 760, बताता है ना? 760 mm। 760 mm ऑफ HG होता है। हाँ, 760 mm ऑफ HG कितने कितने के बराबर होता है? कितने पास्कल 180 के बराबर? हाँ, 1 ATM के बराबर होता है। ठीक है, तो बहुत जगह वहां भी यूज करते हैं, वहां mm की जगह सेंटीमीटर भी देखोगे यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना 760 mm ऑफ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 760 mm ऑफ HG। ये कितने एटीएम के बराबर है? ये 1 एटीएम के बराबर है। ठीक है, तो ये सारे कुछ कुछ यूनिट्स हैं जो कि प्रेशर का हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें यूज में आएगा। अब नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं वॉल्यूम के यूनिट्स पे। तो पहला पीवी इक्वल टू एनआरटी में यहाँ पे इक्वेशन में प्रेशर के यूनिट्स हम लोग देख लिए। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के का क्या यूनिट्स हो सकता है बताओ तो? मीटर क्यूब। हाँ, तो वॉल्यूम का यूनिट हो सकता है मीटर क्यूब, हो सकता है सेंटीमीटर क्यूब, हो सकता है लीटर, लीटर। हो सकता है और मिलीलीटर हो सकता है। ये सारे यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे बस एक रिलेशन तुम लोग को याद रखना है, मीटर क्यूब और लीटर में एक रिलेशन होता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना लीटर होता है? 1000 लीटर। 1000। ठीक है, बस ये याद रखना, इसी से सारा कन्वर्जन कर सकते हो। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, ये ध्यान देना। 1 मीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होगा? 1000 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे बताना तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होगा और 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना 1 लीटर होगा? मिलीलीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर हो जाएगा? 1 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर मतलब 10⁻³ लीटर, या फिर इसको 1 ml भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ये कन्वर्ट करते हैं हम लोग, कन्वर्जन ये तुम लोग मैथ्स में किए होगे। 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना लीटर होगा बताओ तो? 10⁻⁻6 लीटर। 10⁻⁻, डेसीमीटर में? सर डेसीमीटर समझते हो किसको बोलते हैं? 1 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना लीटर हो जाएगा? ये 1 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कन्वर्जन है जो कि यूज करना पड़ेगा तुम लोगों को। ठीक है, बस एक याद रखना, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, इसी से सारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया प्रेशर का यूनिट। इसके बाद है, चलो एन तो हो गया, नंबर ऑफ मोल्स होता है उस फॉर्मूले में।
n होता है नंबर ऑफ मोल्स। r क्या होता है? हम्म, r क्या है इस फॉर्मूले gas में? constant. यूनिवर्सल So universal gas constant. इसका क्या क्या वैल्यूज हो सकता है बताओ? यूनिवर्सल गैस So कांस्टेंट का वैल्यू, 0.0821. हाँ पहला वैल्यू है इसका, देखो दो तीन वैल्यूज इसका हम लोग यूज करते हैं। पहला वैल्यू होता है r इज इक्वल टू 0.0821, और जब 0.0821 होता है तो इस समय इसका यूनिट होता है लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो लीटर एटीएम पर मोल केल्विन, तो यहाँ पे तुमको वॉल्यूम लेना है तुमको लीटर में, प्रेशर लेना है एटीएम में, मोल्स तो नंबर ऑफ मोल्स तो मोल में ही आएगा, और टेम्परेचर किस में रखना है तुमको? Kelvin. टेम्परेचर किस में? केल्विन में। ठीक है, इसको कैलकुलेशन के लिए नियरली 1/12 ले सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए नियरली 1/12 ले सकते हैं। दूसरा आर का यूनिट होता है, आर का फॉर्मूला या आर का वैल्यू ये 8.314। ये एनर्जी वाला, जब एनर्जी वाले टर्म्स जब आएंगे तो वहां पे 8.314 यूज करना है। इस केस में आता है जूल पर मोल केल्विन, ये इसका यूनिट है। तो जो जूल, ये देखो एनर्जी का यूनिट है, तो जहां पे एनर्जी वाला टर्म सब आएगा ना उस केस में आर का यही वाला वैल्यू यूज करना है। तो ये इस चैप्टर में मोस्टली यूज नहीं होगा, थर्मोडायनेमिक्स में जब जाएंगे हम लोग तो वहां पे आर का 8.31 वाला वैल्यू ज्यादा यूज होगा। ठीक है, तो 8.314 कब यूज करना है? ये जूल पर मोल केल्विन होता है उस समय यूनिट इसका। तीसरा जो यूनिट है ये भी एनर्जी से रिलेटेड है, यहाँ पे कैलोरी होगा। जूल की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे? कैलोरी। तो 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। ठीक है, तो ये है। तो कैलोरीज में जब एनर्जी तुम्हारा कैलोरी में दिया रहेगा तो वहां पे आर का कैलोरी वाला वैल्यू यूज करना है, और एनर्जी जब जूल में दिया रहेगा तो वहां आर का जूल वाला वैल्यू यूज करोगे। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही पुट करना है। ठीक है, टेम्परेचर हमेशा इस फॉर्मूले में केल्विन में ही पुट करना है। बात समझ में आ गया ना? तो ये सारे कुछ कुछ यूनिट्स हैं जो कि तुम लोग को फॉलो करना है। ठीक है, प्रेशर का यूनिट हो गया, वॉल्यूम का यूनिट हो गया, टेम्परेचर केल्विन में ही पुट करना है, हमेशा एब्सोल्यूट टेम्परेचर यूज करेंगे। ठीक है, और आर के ये सारे वैल्यूज ले सकते हैं हम लोग। यहां तक सबको क्लियर है? बोलो हेलो। यस सर। चलो यस सर। चलो, तो ये अगर क्लियर है तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट, ये तो बेसिक था, मतलब क्या क्या आइडियल गैस के इक्वेशन में जो टर्म्स आते हैं उनके क्या क्या यूनिट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें हम लोग मूव कर रहे हैं गैस लॉज के क्या क्या गैस लॉस हो सकता है, कौन कौन से गैस लॉस को हम लोग को फॉलो करना है। तो सबसे पहला गैस लॉ है बॉयल्स लॉ। पढ़े हो ये सारा तुम लोग? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब पढ़े हो? बोलो। नहीं सर। नहीं पढ़े हो? कोई भी नहीं? So ऊपर ऊपर. चलो, बॉयल्स लॉ का डेफिनेशन हम पहले लिख रहे हैं फिर इसको बताते हैं। ठीक है, डेफिनेशन है, ये कलर दिख रहा है या नहीं तुम लोगों को? दिख रहा है सर। फिर दिख रहा है सर। कोई और यूज कीजिए sir. नहीं दिख रहा है? चलो ब्लू से ही लिखते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है ना? ठीक है, तो ये Yes है sir. फॉर ए फिक्स्ड, ठीक है, फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, pressure of a gas is
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो जब दो चीज फिक्स रहेगा, एक अमाउंट ऑफ गैस मतलब नंबर ऑफ मोल्स फिक्स रहेगा और दूसरा टेम्परेचर फिक्स रहेगा, तो ये दो चीज अगर फिक्स कर देंगे तो जो प्रेशर होगा गैस का, जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो प्रेशर और गैस, प्रेशर ऑफ द गैस और वॉल्यूम ऑफ द गैस ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी यहाँ पे फिक्स होना चाहिए। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा k, तो यहाँ पे P इज इक्वल टू k बाय v लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से P इंटू वी, ये दोनों प्रेशर और वॉल्यूम का अगर प्रोडक्ट लोगे तो ये किसी k के बराबर होगा जो कि कांस्टेंट होगा। तो दो वैल्यूज अगर हम लोग यहाँ पे कंसिडर करें, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम का कोई भी दो वैल्यूज अगर होगा, उसका प्रोडक्ट जब भी लोगे तो वैल्यूज हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, और वॉल्यूम का ये हमेशा किसी कांस्टेंट k के ही इक्वल रहेगा। ये बात समझ में आ रहा है ना, ये पढ़े होगे तुम लोग, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 पढ़े हो, ये सारा चीज सिंपल है, इसमें कुछ है Yes, नहीं sir. ज्यादा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये बस ध्यान रखना। तो ये P1 V1 इक्वल टू, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का जब भी हम लोग प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, वो प्रोडक्ट का वैल्यू जो है हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो और अमाउंट ऑफ द गैस मतलब मोल्स ऑफ द गैस वो फिक्स्ड हो। So, हम्म, so इसमें तो एक और था ना टर्म यूज था, P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2। वो सारे को कंबाइन करेंगे, अभी हम लोग सेपरेटली पढ़ रहे हैं। ठीक है, जस्ट अभी बॉयल्स लॉ हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, बहुत सारे गैस लॉस हैं, उन सबको कंबाइन करेंगे। तो प्रेशर और वॉल्यूम देखो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इन दोनों के बीच में जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ठीक है, ग्राफ का रिलेशन ये एक्सपेरिमेंटली है कि ये कुछ इस फॉर्म का ग्राफ आता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स अगर देखोगे तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर का वैल्यू क्या होते जाएगा, ये डिक्रीज करते जाएगा। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जब ग्राफ प्लॉट किया गया तो ग्राफ का नेचर कुछ इस टाइप का आया। ठीक है, ये ऑब्जर्व किया गया एक एक्सपेरिमेंटली, जब सारे वैल्यूज डाल के देखे गए एक्सपेरिमेंटली और उन वैल्यूज को जब प्लॉट किया गया ग्राफ पे, तो उसका नेचर ग्राफ का कुछ इस तरह का आया। ठीक है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ये ग्राफ है। अब एक और ग्राफ हम लोग यहाँ पे प्लॉट करते हैं। जैसे मान लो तुमसे बोला जाए कि प्रेशर वर्सेस 1/v का ग्राफ कैसा आएगा। ठीक है, y एक्सिस पे हम लोग प्रेशर ले रहे हैं और x एक्सिस पे 1/वॉल्यूम ले रहे हैं, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा बताओ तो। So straight line। स्ट्रेट लाइन करता है, क्योंकि अभी एक इक्वेशन देखे थे हम लोग, प्रेशर इज इक्वल टू k/v। तो यहाँ पे इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू 1 इन, ये k कोई कांस्टेंट है और इनटू 1/v। तो y इक्वल टू mx वाला ग्राफ है। यहाँ पे स्लोप क्या डिनोट करेगा, स्लोप किसके इक्वल होगा, स्लोप इज इक्वल टू किसी कांस्टेंट k के इक्वल हो जाएगा, है ना। प्रेशर वर्सेस 1/v का ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, लेकिन प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ये ग्राफ ये कुछ इस टाइप का आया। यहाँ पे देखो बहुत सारे ग्राफ्स के फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ये वाला इक्वेशन है, P इज इक्वल टू k/v है। ठीक है, अगर दोनों साइड हम लोग लॉग ले लें, यहाँ पे लिख रहे हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर लॉग ले लोगे तो ये ग्राफ का ये क्या बन जाएगा, लॉग P इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, लॉग k माइनस लॉग v, लिख सकते हैं इसको ऐसा। Yes, sir। ठीक है, या फिर ऐसे को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, log p इक्वल टू log k
प्लस log 1/v लिख सकते हैं? Yes, sir. बताओ। ठीक है, ये दो ग्राफ है। अब इन दोनों को अगर प्लॉट करना है तुमको, हम दो बता रहे हैं, इसमें बताना ग्राफ का नेचर क्या आएगा। यहाँ पे प्लॉट करना है तुमको। y एक्सिस पे हम लोग log p ले रहे हैं और x एक्सिस पे log v ले रहे हैं, और दूसरा ग्राफ है, ठीक है, log p y एक्सिस पे और x एक्सिस पे है log 1/v। दोनों ग्राफ का नेचर सेम होगा या डिफरेंट होगा, बताओ। Different होगा। क्या क्या नेचर होगा दोनों ग्राफ्स? पहले वाले ग्राफ का Sir, क्या होगा? just log कर्व जाएगा। कर्व होगा या स्ट्रेट लाइन ग्राफ है? Yes, sir. ग्राफ पहला वाला जो ग्राफ होगा वो दोनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन Sir, है, y downward इक्वल जाएगा straight line. Yes, sir. हाँ स्ट्रेट लाइन है। घटते हुए। फर्स्ट वाले ग्राफ में क्या होगा? स्लोप जो है वो नेगेटिव है। समझ में आ रहा है ना? फर्स्ट वाले ग्राफ में स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो Negative. ये कुछ ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, आएगा ना? देख लो। और ये Yes, sir. y इंटरसेप्ट का वैल्यू ये कितना होगा? ये किसके बराबर है? log k के बराबर है। K. और यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप का वैल्यू -1 होगा। स्लोप किसके बराबर हो गया यहाँ पे? -1 ही है ना? tan थीटा का वैल्यू -1 है। Yes, sir. सेकंड केस में ग्राफ का नेचर क्या आएगा, बताओ। इसमें और straight line जाएगा। Sir, intercept plus करके sir positive slope बनेगा। पॉजिटिव स्लोप बनेगा। ये ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा या नहीं करेगा? Sir, नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो मतलब ग्राफ को जीरो से स्टार्ट नहीं होके कुछ सर्टेन पॉइंट से स्टार्ट होगा, और ये ग्राफ क्या होगा? ये ऐसे इंक्रीज होगा। और यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो होगा, ये थीटा ये होगा 45 डिग्री, क्योंकि स्लोप का वैल्यू क्या है यहाँ पे? स्लोप का वैल्यू 1 है। तो स्लोप Yes, sir. एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं? tan थीटा ही होता है ना। tan थीटा अगर Yes. 1 है तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। और ये y इंटरसेप्ट का वैल्यू अगर यहाँ पे पूछा जाए तो इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा? log k के बराबर हो जाएगा। ये भी ठीक है। Yes, sir. चलो, तो ये हो गया। और भी कुछ कुछ ग्राफ्स होते हैं जैसे हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे बताना है इनका नेचर क्या होगा। पहला है ये PV वर्सेस P, इनका ग्राफ का नेचर क्या होगा। और दूसरा है PV वर्सेस V। चलो, इन दोनों ग्राफ का नेचर बताना है क्या होगा। बोलो। Sir, एक second. अरे इसमें इतना क्या सोच रहे हो? प्रेशर और वॉल्यूम का Sir, बोले हैं। constant आ रहा। प्रेशर और वॉल्यूम का वैल्यू कभी जब भी टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर भी, ये सारे ग्राफ्स जो हम लोग प्लॉट कर रहे हैं ये बॉयल्स लॉ के लिए प्लॉट कर रहे हैं। मतलब टेम्परेचर यहाँ पे तुमको ऑटोमेटिकली कांस्टेंट अज्यूम करना है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब भी ग्राफ प्लॉट करोगे तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? हमेशा किसी कांस्टेंट के ही बराबर होगा ना। ये Constant. हम लोग देख चुके हैं बॉयल्स लॉ में। P इंटू V का वैल्यू जो होता है हमेशा किसी कांस्टेंट के ही इक्वल होगा, होगा ना। तो यहाँ पे प्रेशर Yes, का sir. कुछ भी वैल्यू हो, P इंटू V, इन दोनों का जो प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट Constant. ही रहेगा। उसी तरह यहाँ पे देखो, वॉल्यूम का कुछ भी वैल्यू हो, प्रेशर और वॉल्यूम इन दोनों का प्रोडक्ट जब लेंगे तो ये भी हमेशा क्या होगा? किसी कांस्टेंट के ही इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? ये कांस्टेंट के ही इक्वल है, ये भी कांस्टेंट के ही इक्वल है। तो ये वैल्यू प्रोडक्ट, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट कर रहे हैं तो वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है या नहीं? आ रहा है ना? Yes, sir.
चलो, तो ये अगर समझ गए इतना तो फिर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये बताना। यहाँ तक हो गया ना? यहाँ तक किसी को डाउट है? बताओ। नहीं डाउट है तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, इसमें बताना। ये P वर्सेस V का ग्राफ है और ये दो टेम्परेचर पे प्लॉट किया गया है, ठीक है। फर्स्ट वाला जो है ये T1 टेम्परेचर पे है और सेकंड वाला जो ग्राफ कर्व है वो T2 टेम्परेचर पे है, ठीक है। तुमको कंपेयर करना है T1 एंड T2, कौन सा टेम्परेचर बड़ा है या छोटा है, ठीक है, ये बताना है। चलो बताओ तो। एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें ग्राफ अच्छे से करना, ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ये P वर्सेस 1/V का कर्व, ये T2 पे और ये T1 पे। सर पहला वाला में T1 बड़ा होगा। कंपेयर T1 एंड T2, क्या बोल रहे हो? सर पहले पहला वाले वाला में में T1 बड़ा होगा। T1 बड़ा होगा। T1 बड़ा होगा, T2 छोटा होगा। कैसे किए बताओ? Yes, sir. So कैसे किए? सर सर P और V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है टेम्परेचर। आवाज नहीं आ रहा है क्लियर। सर प्रेशर और वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, तो इनटू करेंगे तो जो जितना बड़ा उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा। हाँ, एक वैसे सोच सकते हो, जैसे देखो यहाँ पे हम लोग, और किसी का आया? yes आ sir. गया? क्या आया? फर्स्ट वाले का बताओ सर पहले। वही आया सर, T1 में से वॉल्यूम ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा। चलो यहाँ देखो कैसे करते हैं हम लोग। इसमें किसी एक को कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मान लो किसी एक चीज को कांस्टेंट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे प्रेशर हम लोग दोनों केस में, टेम्परेचर T1 और टेम्परेचर T2, इन दोनों के केस में हम लोग प्रेशर कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। मतलब P इक्वल टू ये कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं दोनों, ठीक है। मतलब P के क्रॉस हॉरिजॉन्टली ऐसे अगर लाइन ड्रॉ कर देंगे तो दोनों केस में प्रेशर का वैल्यू क्या रहेगा? वही रहेगा ना, सेम P ही रहेगा, yes sir. ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखो एक आइडियल गैस इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट है हमारा, और R, ये दोनों हमेशा यहाँ पे जब तक बोला नहीं जाए तब तक ये दोनों कांस्टेंट ही एज्यूम करोगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये है, क्योंकि N और R तो ये कांस्टेंट ही रहेगा, तो PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इससे हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे, ठीक है, ये वाले रिलेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम फिर से, ध्यान देना। तो इससे कैसे कंपेयर करेंगे? PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब देखो इसमें इन दोनों टेम्परेचर के लिए हम लोग क्या कांस्टेंट एज्यूम किए हैं? टेम्परेचर T1 Yes और sir. टेम्परेचर T2 है। प्रेशर हम लोग कांस्टेंट एज्यूम कर लिए, मतलब P का वैल्यू हो गया कांस्टेंट। तो P अगर यहाँ पे कांस्टेंट हो गया तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन आ गया? P अगर कांस्टेंट कर दोगे तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। Yes sir. तो अगर प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट हो गया तो वॉल्यूम और टेम्परेचर ये दोनों क्या हो जाएंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो देख लो, जिसका वॉल्यूम ग्रेटर होगा उस कांस्टेंट प्रेशर पे, जिसका वॉल्यूम ग्रेटर होगा उसका टेम्परेचर भी ग्रेटर होगा। तो देख लो यहाँ पे उस प्रेशर P पे किसका वॉल्यूम ग्रेटर है, तो फर्स्ट वाले केस में और T1 का। सेकंड वाले केस में। तो फर्स्ट वाले केस में हम लोग देख रहे हैं, मान लो इसका वॉल्यूम कुछ V1 एज्यूम कर लेते हैं, और ये सॉरी ये है T2 का है ना, T2 के कोरस्पॉन्डिंग है, तो ये हम लोग V2 एज्यूम करते हैं इसको, और T1 के कोरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है इसको हम लोग V1 एज्यूम करते हैं,
ठीक है, तो कौन सा वॉल्यूम ग्रेटर है बताओ तो, V2 या V1, कौन सा ग्रेटर है? कौन सा V1। वॉल्यूम बड़ा? V1 बड़ा है, तो जिसका वॉल्यूम बड़ा होगा उसका टेम्परेचर भी क्या होगा? क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आया है। तो बड़ा होगा। वॉल्यूम अगर ग्रेटर हो गया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि V1 इज ग्रेटर देन V2, देयरफॉर कौन सा टेम्परेचर ग्रेटर हो जाएगा? T1 वाला टेम्परेचर जो है T1। ग्रेटर देन T2। ठीक है, तो T1 ग्रेटर देन T2 हो गया। समझ में आ गया ना? किसी को दिक्कत? यहाँ पे तुम लोग देखो, वॉल्यूम को कांस्टेंट मान के भी हम लोग कर सकते थे। हम लोग ऐसे अगर ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता, उसमें प्रेशर से कंपेयर करते हैं हम लोग। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो सेकंड वाले में बताओ। पहला वाला अगर समझ में आ गया, सेकंड वाला इसमें भी बताओ। T1 होना चाहिए। सर T2 बड़ा होगा शायद। सर ढंग T1। से ढंग से इस बार देखो, प्रेशर वर्सेस 1/V है। ठीक है, सर प्रेशर वर्सेस T1। T1 बड़ा होगा या T2 बड़ा होगा, अच्छे से सोच लो। सर T2 होना चाहिए। हाँ, T2 बड़ा होगा T1 से। ठीक है, ये आंसर किस, T2 इज ग्रेटर देन T1। समझ में आया या नहीं? किसी को दिक्कत है तो पूछो। यस सर। दिक्कत है यस सर। तो वैसे ही करो ना जैसे पहला वाला स्टेप में। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो दोनों केस में। ठीक है, सर 1/V को कांस्टेंट मान के करने में ज्यादा आसान रहता ये वाला में। हाँ दोनों तरीके से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम टफ वाला ही बता रहे हैं। ठीक है, उससे करोगे तो आसान ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो, दोनों केस में हम प्रेशर कांस्टेंट मान लेते हैं। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट मान लोगे तो वही वाला रिलेशन है, पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट हो गया तो वी और टी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम देख लो, T2 के कोरस्पॉन्डिंग है वॉल्यूम आया मेरा कुछ, यहाँ पे अज्यूम करते हैं वॉल्यूम, ये कुछ V2 आया। ठीक है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम आया V1 आया। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे y एक्सिस में हम लोग क्या लिए हैं, 1/V लिए हैं। y एक्सिस में 1/V लिए हैं, मतलब जिसका वॉल्यूम ग्रेटर होगा उसका 1/V का वैल्यू क्या होगा, छोटा। छोटा। समझ में आ रहा है नहीं? यहाँ पे रेसिप्रोकल के टर्म में हम लोग बात कर रहे हैं। रेसिप्रोकल के टर्म में जब बात करोगे तो देखो, जिसका टेम्परेचर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, तो जिसके लिए वॉल्यूम ग्रेटर होगा उसका 1/V का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/V का वैल्यू क्या हो जाएगा उसके लिए, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम किसके लिए ग्रेटर है, हम यहाँ पे वॉल्यूम के टर्म में बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम किसका ग्रेटर है, T1 के कोरस्पॉन्डिंग या V2 के कोरस्पॉन्डिंग? किसके कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ग्रेटर है, T1 के कोरस्पॉन्डिंग। यस सर। तो वॉल्यूम तो T1 के कोरस्पॉन्डिंग ग्रेटर है, बट 1/वॉल्यूम अगर करोगे तो वो किसके कोरस्पॉन्डिंग ग्रेटर हो जाएगा, 1/V का वैल्यू जब निकालोगे तो 1/V जब हम लोग 1/वॉल्यूम कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो जो नीचे छोटा वाला वैल्यू होगा उसका रेसिप्रोकल ज्यादा हो जाएगा ना। यस सर। तो अब 1/V जब लोगे तो 1/V का वैल्यू किसके कोरस्पॉन्डिंग ज्यादा होगा, T2 के कोरस्पॉन्डिंग या T1 के कोरस्पॉन्डिंग? किसके कोरस्पॉन्डिंग 1/V का वैल्यू ज्यादा होगा? T1। अरे 1/V का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे T2 के कोरस्पॉन्डिंग ज्यादा हो जाएगा ना। देख लो, T2 के कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम छोटा है और T1 के कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम बड़ा है। तो 1/V अगर हम लोग बात करेंगे तो 1/V किसके कोरस्पॉन्डिंग में ज्यादा होगा, यस सर। T2 के T1 ठीक है ना? बात समझ में यस आया? सर। उल्टा यस। सोचो, इसमें वॉल्यूम के टर्म में मत सोचो, 1/V के टर्म में सोचो, अपने आप समझ में आ जाएगा।
ठीक है, जिसको इसमें प्रॉब्लम हो रहा है वो वॉल्यूम 1/v को कांस्टेंट मान के भी कर सकते हो। समझ में आया? 1/v कांस्टेंट मान लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये P इज इक्वल टू T/v है, तो यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर 1/v कांस्टेंट हो गया तुम्हारा, 1/v कांस्टेंट हो गया तो प्रेशर और टेम्परेचर ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना। Yes, sir. तो यहाँ से कर सकते हो डायरेक्टली 1/v को कांस्टेंट मान के, जिसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, और जिसका प्रेशर कम होगा उसका टेम्परेचर भी कम होगा। तो वैसे भी कर सकते हो, वहां पे तुमको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना होगा। समझ में आ रहा है? तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ Yes, sir. करके भी तुम लोग कर सकते हो, दोनों सेम चीज है। कैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बस वही ये तरीका है कि किसी एक चीज को हम लोग आइदर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके या वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके किसी एक चीज को कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं, तो उससे अपने आप रिलेशन निकल जाएगा अदर दो टर्म्स में, जिसके हेल्प से हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कौन सा वैल्यू ग्रेटर है या कौन सा कम है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें किसी को? बताओ। तो ये सारे ग्राफ्स जो रिलेटेड थे बॉयल्स लॉ से रिलेटेड थे, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बोलो, नहीं तो नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे चार्ल्स लॉ पे। पूछना है किसी को? हेलो, नो सर। किसी को पूछना है तो बोलो, किसी को भी डाउट है तो, या आगे बढ़े नेक्स्ट चार्ल्स लॉ पे मूव करें। Yes, sir. चलो, तो बॉयल्स लॉ हो गया। देखो बॉयल्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट किया जाता है, इसलिए इसके ग्राफ्स को आइसोथर्म भी बोला जाता है। बहुत जगह सुने होगा आइसोथर्म वाला टर्म, सुने हो? आइसोथर्म सुने हो या नहीं सुने हो? No, sir. नहीं सुने सर। ठीक है, हाँ, तो आइसोथर्म हम लोग उस ग्राफ्स को बोलते हैं, आइसोथर्म उस ग्राफ्स के लिए यूज किया जाता है जो ग्राफ का प्लॉटिंग जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे किया जाता है। तो यहाँ पे जो जितने भी बॉयल्स लॉ के ग्राफ्स हम लोग ड्रॉ किए हैं, ये सारे ग्राफ्स क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही प्लॉटेड है ना। ये जितने भी ग्राफ्स अभी हम लोग किए, ये सारे ग्राफ्स क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही प्लॉट किए गए हैं, इसलिए बॉयल्स लॉ के ग्राफ्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक कॉमन टर्म है बॉयल्स लॉ के ग्राफ्स को, इसको बोला जाता है आइसोथर्म्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। आइसोथर्म्स क्यों बोला जाता है आइसोथर्म्स, क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया बॉयल्स लॉ से रिलेटेड। तो ये सारा ग्राफ जो है, ये सारा बॉयल्स प्रैक्टिस कर लेना एक बार, ग्राफ कैसे बन रहा है। ठीक है, ग्राफ्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ग्राफ्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें फॉर्मूले से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्राफ से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, चलो, तो पहला हो गया बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं चार्ल्स लॉ पे। चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स लॉ में देखो एक्चुअली बॉयल्स लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन था। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम को रिलेट कर रहा था वो। चार्ल्स लॉ में क्या है, टेम्परेचर और वॉल्यूम रिलेट हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर और वॉल्यूम रिलेट हो रहा है, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली चार्ल्स लॉ किसके बारे में बताता है, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप है। टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच में ये रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इसका एक दो दो डेफिनेशन इसका होता है। ठीक है, दोनों हम लोग देखेंगे। तो पहला एक डेफिनेशन जो ये दोनों दिया हुआ है बुक में रहता है। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया है कि इट हैज बीन फाउंड दैट, ये चार्ल्स लॉ का ही डेफिनेशन है, फाउंड दैट फॉर each degree
rise in temperature. Volume of the gas या वॉल्यूम ऑफ ए गैस, ठीक है, किसी पर्टिकुलर गैस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए गैस increases by 1/273.15। ये एग्जैक्ट केल्विन में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं डिग्री सेल्सियस को तो ये 273.15 होता है एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, तो उसके बराबर है। तो यही वाला हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू यूज कर रहे हैं ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली क्या है, ये टेम्परेचर और वॉल्यूम को रिलेट कर रहा है चार्ल्स लॉ। तो ये बोला गया है कि ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर राइज किया जा रहा है, किसी भी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाया जाता है, तो उसके वॉल्यूम में देखा गया है, मान लो पहले वो 0 डिग्री सेल्सियस पे था, उसको बढ़ा के उसका हम लोग टेम्परेचर कर दिए 1 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पे ये देखा गया कि उसका वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है ना, वो 1/273.1 टाइम्स 1/273.15 टाइम्स से इंक्रीज हो जा रहा है। मतलब जो एक्चुअल वॉल्यूम था 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसका वो कितना टाइम्स बढ़ रहा है, 1/273.15 टाइम्स बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि इफ एट 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है, ये मान लेते हैं हम लोग V नॉट है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम हम लोग एज्यूम करते हैं गैस का V नॉट है, तो देन एट 1 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ। तो अगर हम लोग 1 डिग्री से राइज करेंगे टेम्परेचर, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा उसका 1 डिग्री सेल्सियस पे, तो वॉल्यूम V तो हो V नॉट जाएगा प्लस by 273.15 उस पर जितना था प्लस V नॉट बाय 273.15, ये हो जाएगा ना 1/273.15 टाइम्स ऑफ V नॉट, और वो V नॉट में अगर हम लोग ऐड कर दें तो वही तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा उसका V एट 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यही अगर मान लो 2 डिग्री सेल्सियस पे तुमसे पूछा जाए तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ तो। so V naught plus 2 into V naught by 273.15 V इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये V नॉट प्लस 2 2 बाय into 273.15 इंटू V नॉट, ठीक है, yes. ऐसे ही होगा। अब मान लो ये तुमसे पूछा जाए कि V वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस, किसी टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, इसको जनरलाइज करके अगर हम लोग लिख सकते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V नॉट प्लस T into V नॉट बाय V naught by 273.T 273.15 इंटू T, यही हो जाएगा, बोलो। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि -T डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा वॉल्यूम, -T पे कितना हो जाएगा बताओ तो। ये V है, V naught minus V naught by 273.15 into T। हाँ, V एट -T डिग्री सेल्सियस लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, V नॉट माइनस V नॉट बाय 273.15 इंटू T, ठीक है, -T हो जाएगा उसके जगह पे, तो -T लगा दोगे तो प्लस इंटू माइनस, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे अगर -273.15 डिग्री सेल्सियस अगर पुट करोगे तो उस समय वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होगा बताओ तो। 273.15 डिग्री सेल्सियस, इस केस में फिर वॉल्यूम 0 ऑफ द गैस कितना, 0, ठीक है। तो ये है देखो, तो ये बोला जाता है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है थियोरेटिकली बोला गया है कि वो 0 हो सकता है, ऐसे तो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। वॉल्यूम ऑफ द गैस 0 हो सकता है, कब 0 हो सकता है बताओ, कौन से टेम्परेचर पे,
So कौन से minus टेम्परेचर पे? 270. -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो इतना -273.15 डिग्री सेल्सियस फिजिबल है क्या? उतना पहुंचना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? No, sir. नहीं। तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है वो थ्योरेटिकली बोला जाता है कि अगर ये हम लोग 0 केल्विन टेम्परेचर भी बोला जाता है इसको, 0 केल्विन टेम्परेचर, ये -273.15 डिग्री सेल्सियस ये किसके बराबर हुआ? 0 केल्विन ही तो हुआ ना। कन्वर्जन तुम लोग जानते हो ना, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में Yes, कैसे sir. बदलते हैं? क्या होता है बताओ Yes, तो? sir. So 0 degree is equal to 272 Kelvin. 0 डिग्री इक्वल टू 272 Kelvin. 0 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होता है? 273.15 केल्विन। से 1 डिग्री का होता है। क्या चीज? So ये 1 डिग्री का होता है। ठीक है, मतलब अगर तुमको यहाँ पे बोला जाता है, ये रिलेशन ऐसे होता है ना कि यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर डिग्री सेल्सियस को बदलना है तुमको केल्विन में, तो उसमें कितना ऐड कर दोगे? So 273. 273 पॉइंट एग्जैक्ट अगर वैल्यू तुमको पूछा जाए तो 273.15 केल्विन। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे होता है। एग्जैक्टली अगर तुमसे पूछा जाए तो एग्जैक्ट वैल्यू कौन सा यूज करोगे? ये डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ठीक है, 0 डिग्री के लिए अगर पूछा जाए तो ये केल्विन में होता है। ठीक है, ये केल्विन स्केल में जितना डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है उसमें 273.15 ऐड कर देना है बस। ठीक है, तो अगर 0 केल्विन अगर टेम्परेचर हो गया तो 0 केल्विन टेम्परेचर मतलब क्या हुआ? 0 केल्विन मतलब 0 के हो गया, तो 0 केल्विन मतलब कितना डिग्री सेल्सियस हो गया? -273.15 डिग्री। अब ये इतना टेम्परेचर पे प्रैक्टिकली जाना पॉसिबल नहीं है, फिजिबल ही नहीं है। इसलिए वॉल्यूम ऑफ द गैस थ्योरेटिकली हम लोग बोल सकते हैं कि इस टेम्परेचर पे 0 हो सकता है, बट प्रैक्टिकली हम लोग को पता है कि वो पॉसिबल कभी भी नहीं है ना। तो बॉयल्स लॉ का तो सॉरी ये चार्ल्स लॉ का एक डेफिनेशन तो ये है कि ये टेम्परेचर और वॉल्यूम को एक इस तरीके से रिलेट करता है, और इसका दूसरा जो डेफिनेशन होता है, दूसरा डेफिनेशन जस्ट लिख दे रहे हैं, उस पे ग्राफ्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्लियर है ना सबको, ये वाला डेफिनेशन? हेलो, Yes, sir. हाँ चलो, इसका दूसरा जो डेफिनेशन होता है ना, ये है कि वॉल्यूम ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस। ठीक है, गिवन अमाउंट ऑफ गैस मतलब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज directly proportional to the absolute temperature। absolute temperature समझते हो तुम लोग? at constant pressure क्या होता है absolute temperature बताओ तो? 0 Kelvin. 0 केल्विन नहीं, किसी भी टेम्परेचर को अगर हम लोग केल्विन स्केल में रिप्रेजेंट करते हैं ना तो उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला जाता है। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे लिख रहा है कि टेम्परेचर रिप्रेजेंटेड इन केल्विन स्केल। किसी भी टेम्परेचर को अगर केल्विन स्केल में रिप्रेजेंट करोगे तो वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला जाता है उसको। ठीक है, तो ये है कि वॉल्यूम ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस मतलब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का अगर वॉल्यूम लोगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर अगर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम ऑफ द गैस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, मतलब टेम्परेचर जो यहाँ पे पुट करना है वो तुमको केल्विन में पुट करना है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा K, तो V इक्वल टू KT आ गया। यहाँ से हम लोग यूज कर सकते हैं V बाई T। ये क्या होगा? हमेशा किसी कांस्टेंट K के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे V बाई T का वैल्यू मतलब वॉल्यूम ऑफ द गैस बाय टेम्परेचर इन केल्विन, इसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से एक रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2, इन दोनों का रेशियो, या V3 बाई T3
ये हमेशा किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा बोलो। Yes, sir. चलो, तो ये एक दूसरा फॉर्म है चार्ल्स लॉ का। ये कब लिख सकते हैं हम लोग? जब प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट हो। प्रेशर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड ग्राफ्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और न्यूमेरिकल्स भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है वो सारा, जब सारे लॉज हम लोग कवर कर लेंगे तो फिर सारे लॉज का एक साथ ही न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। ठीक है ना? चार लॉज हैं टोटल, 4 या 5 लॉज हैं। ठीक है, एक कंबाइंड गैस Yes, लॉ sir. भी आ जाता है। तो उन सब जब नेक्स्ट क्लास में वो खत्म ही हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग कंबाइंडली सबके न्यूमेरिकल्स एक साथ ही करेंगे। ठीक है, सभी टाइम है। ठीक है ना? इतना कोई डाउट है किसी को इसमें? बताओ यहाँ तक किसी को पूछना है यहाँ तक कुछ? नो सर। चलो, कोई डाउट नहीं है ना किसी को? देख लो एक बार। इसके पहले वाले पीडीएफ को भेजना है क्या, वो जो शुरुआत में लिखे थे, या लिख लियो वो सारा कुछ? लिख लिया है सर। यस सर, भेज दीजिएगा। चलो ठीक है, वो मेरा सेंड कुछ कर देंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना किसी को? बोलो। नो सर। चलो नो सर। चलो, फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसके आगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास तुम लोग एक बार एनसीईआरटी में इसको देखना, ये सारे ग्राफ्स देखना, ग्राफ्स एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बॉयल्स लॉ के भी। चार्ल्स लॉ का ग्राफ तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ही। ठीक है, बॉयल्स लॉ का एक बार ग्राफ प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, Yes, sir. चलो चलो एंड कर रहे हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग।